Hello students, myself Mr. Pankaj Kumar, lecturer chemistry, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 11 का जो चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, उसमें आज टॉपिक लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। जो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ने के पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, और बोहर के पहले भी कई मॉडल थे जो अब इस सेशन के लिए नहीं है आपके पास, यानी थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल। तो इस मॉडल के विकास के लिए जो भूमिका बनी थी वो कहाँ से बनी थी। जो बोहर का मॉडल आपने पढ़ा था उसमें कुछ कमियां निकली थी। कौन कौन सी कमियां? जैसे कि जो बोहर का मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु के लिए था, तो ये बोहर की कमी थी। वो एक से अधिक यानी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की व्याख्या नहीं करता था बोहर मॉडल। और इसके अतिरिक्त जो स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना थी उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था बोहर मॉडल। और जो तीसरा इसकी जो मुख्य कमी थी बोहर मॉडल की वो ये थी कि वो स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव इनकी व्याख्या करने में असफल रहा था। तो उन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए और जो है अधिक विकसित मॉडल की आवश्यकता हुई। तो उसी के जो है क्रम में इस मॉडल का विकास किया गया। तो इस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल नाम से भी जानते हैं, यानी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या तरंग यांत्रिकी मॉडल। ये मैकेनिकल का यहाँ पे अर्थ है यांत्रिकीय, यांत्रिकीय यानी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या तरंग यांत्रिकी मॉडल। तो इसको दो नाम है, दोनों नाम से आप कह सकते हैं। इस मॉडल के जो विकास हुआ उसमें दो चीज़ों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यानी जो दो चीज़ें थी कौन कौन सी। एक तो थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरी थी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो इन दो चीज़ों ने, जो डी ब्रॉगली ने बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यानी जो भी द्रव्य होता है, द्रव्य हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे लाइट हो यानी प्रकाश हो, तो ये सब ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करते हैं। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब वो कण प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं, यानी ये दो प्रकार की जो है नेचर सभी पदार्थ शो करते हैं। तो और उसके बाद हाइजेनबर्ग ने बताया था, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी गतिशील सूक्ष्म आवेशित कण की स्थिति और उसके वेग या संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यानी इधर तो आपने बताया कि ये ड्यूअल नेचर है, तरंग प्रकृति भी रखता है और कण प्रकृति, लेकिन दूसरे साथ में हाइजेनबर्ग ने ये भी बता दिया कि आप कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहीं से भूमिका बन गई क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। तो फिर एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता हुई जो इन दोनों लॉज को, यानी डी ब्रॉगली के ड्यूअल नेचर और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को एक्सप्लेन कर सके। ऐसे मॉडल की आवश्यकता हुई। तो इसी को लेके एक साइंटिस्ट हैं इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर, ये श्रोडिंगर लिखा जाता है, इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर। तो इन्होंने जो है एक मॉडल का विकास किया जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या तरंग यांत्रिकी मॉडल नाम से जानते हैं। ये तो इस मॉडल में क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जानने के पहले हम ये जान लें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी ये क्या होती है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी ये क्या होती है। क्वांटम यांत्रिकी एक प्रकार से विज्ञान की ही एक शाखा है। तो इसको हम कैसे क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सैद्धांतिक विज्ञान है, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सैद्धांतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पदार्थ के उन सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, अर्थात पदार्थ के उन सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन आदि का अध्ययन किया जाता है जिनके
कण और तरंग दोनों गुण प्रेक्षणीय होते हैं। अर्थात कि ये लिखा हुआ है आपने कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। तो जो क्वांटम यांत्रिकी होती है उसके अंदर क्या किया जाता है कि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन किया जाता है, और जो ये सूक्ष्म कण हों तो इनके जो तरंग गुण और जो कण गुण हैं, यानी कण प्रकृति और तरंग गुण, इन दोनों गुणों का प्रेक्षण किया जा सके। तो फिर उन कणों की गति का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस मॉडल में बताया क्या गया है, इस मॉडल में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव व्हेन मूविंग इन एन ऑर्बिटल, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में यानी किसी ऑर्बिटल में गति कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। यही इस मॉडल की कह लीजिए जो मेन एजम्पशन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव व्हेन मूविंग इन एन ऑर्बिटल। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षक में गति कर रहा होता है तो वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और जो इस तरंग का आयाम होता है, इस तरंग का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इट्स एम्पलीट्यूड इज नोन एज वेव फंक्शन साई। इस तरंग का जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेव फंक्शन यानी तरंग फलन, इस वेव फंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं तरंग फलन। तो जो आयाम होता है इस तरंग का वो क्या कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है, और इस तरंग फलन को हम साई से डिनोट करते हैं, यानी दिस वेव फंक्शन इज डिनोटेड एट साई। इसको हम साई से डिनोट करते हैं, और इसी साई को श्रोडिंगर ने कहा था, इसी साई को, ये साई क्या है, ये साई है कक्षक या ऑर्बिटल। इसी साई को इन्होंने कहा था कक्षक या ऑर्बिटल। तो इसको हम इस वेव के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह की तरंग के रूप में गति करता है, तो इस तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है आपने पढ़ा है, तो अधिकतम जो विस्थापन है, चाहे वो अधिकतम विस्थापन ऊपर की हो चाहे अधिकतम विस्थापन नीचे की ओर हो, माध्य स्थित के, ये माध्य स्थित है, माध्य स्थित से जो ऊपर अधिकतम विस्थापन या अमाध्य स्थित से नीचे अधिकतम विस्थापन, इसी को हम कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड होता है इसको हम डिनोट करते हैं साई लेटर से। किस लेटर से, इसको हम डिनोट करते हैं साई से। तो इसी साई को क्या कहा गया, वेव फंक्शन यानी तरंग फलन, या इसी को आगे श्रोडिंगर ने कहा कक्षक या ऑर्बिटल। तो जो साई के सॉल्यूशंस हैं वो श्रोडिंगर ने बताया था अपनी तरंग समीकरण के आधार पे, कि तरंग समीकरण इन्होंने एक बनाई थी, उसका जो है डेरिवेशन किया था। उस तरंग समीकरण के आधार पे इन्होंने बताया कि साई क्या होती है, इसके सॉल्यूशंस यानी तरंग फलन या ऑर्बिटल्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, वो इन्होंने अपनी तरंग समीकरण के द्वारा बताया था। वो इनकी तरंग समीकरण क्या है, श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है वो क्या है, तो उसको अभी इसके बाद हम जानेंगे कि तरंग समीकरण क्या है। तो चलिए ठीक है, इसको पहले रफ करते हैं फिर देखते हैं आगे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ये क्या है, इसका इन्होंने डेरिवेशन करके जो है जो फाइनल रिजल्ट निकाला था वो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, वो आपको हायर क्लासेस में जानना पड़ेगा। तो डेरिवेशन के बाद जो इक्वेशन है वो आप समझ लीजिए कैसे इसको हम पढ़ते हैं। डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच, 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच, फिर ई माइनस वी, ये कैपिटल वी है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर क्या है, ये डेल स्क्वायर ये तो एक कह लीजिए फंक्शन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। डेल, जो डेल है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है। इसमें एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कार्तीय निर्देशांक हैं। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, जो आपने अक्ष पढ़े हैं, एक एक्स अक्ष पढ़ा है, वाई अक्ष पढ़ा है, और इसी प्रकार का तीसरा अक्ष
बन जाए तो उसको हम जेड अक्ष कहते हैं। तो ये कार्तीय तल इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये एक्स वाई जेड ये किसी बिंदु के क्या है, कार्तीय निर्देशांक हैं। और यानी त्रिविम क्षेत्रों की जो है ये दिशाएं कह सकते हैं आप। अगर आप कार्तीय तल नहीं समझ रहे हैं तो त्रिविम क्षेत्रों की दिशाएं आप इसको समझ रहे हैं। जैसे कि रूम का कॉर्नर होता है, उसमें 3 चीजें होती हैं, एक हाइट होती है, एक उसकी लेंथ होती है, एक इसकी ब्रेड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो इन तीनों दिशाओं को रिप्रेजेंट कौन करता है, ये लंबाई को सपोज कर लिया हमने एक्स रिप्रेजेंट करता है, तो फिर चौड़ाई को वाई और फिर ऊंचाई को जेड। तो ये है, तो त्रिविम क्षेत्र को, त्रिविम पोजीशन को जो है व्यक्त करते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जो m है, ये m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और h क्या है, h है प्लांक नियतांक, कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इसके बाद में जो E क्या है, V क्या है, E है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, E से। और फिर जो V है, तो V क्या है, V है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से कुल स्थितिज ऊर्जा को घटाइए और फिर जो है उसको साई से मल्टीप्लाई करिए। साई क्या है भाई, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। तो ये है, ये चीजें एक्सप्लेन करती हैं। तो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा, इस समीकरण का जो हल होगा, उस हल को हम क्या कहेंगे, तरंग फलन साई कहेंगे। और उसको श्रोडिंगर ने कहा था क्या है, वो परमाणु कक्षक है, साई है। तो इस परमाणु कक्षक को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या बताता है, ये परमाणु कक्षक जो है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाओं को बताता है। यानी ये उन क्षेत्रों की व्याख्या करता है, उन क्षेत्रों के बारे में बताता है जहां इलेक्ट्रॉन, उन क्षेत्रों को व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो यहां से इसको हम समझेंगे कैसे है, तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ क्या है देखते हैं। ये ग्राफ समझने के पहले, ग्राफ आपको बनाया गया है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर इसके, और जो है जो रेडियस है आर के बीच में जो ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को समझने के पहले थोड़ा सा हम समझेंगे एक रिलेशन d = 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के बारे में। ये रिलेशन क्या है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उस इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करने पर एक हमको रिलेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं d = 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। इसमें ये पाई 4 पाई आर तो रेडियस है किसी भी एटम की, और साई क्या है, साई यहाँ पे साई नहीं बल्कि साई स्क्वायर है। तो साई स्क्वायर में श्रोडिंगर ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न, साइंटिस्ट का नाम है मैक्स बॉर्न। तो मैक्स बॉर्न ने बताया था कि जो तरंग फलन साई होता है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व कोई नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम साई स्क्वायर कर दें, यानी जो तरंग फलन का अगर स्क्वायर कर दें तब उसका भौतिक महत्व होता है। तो ये जो साई स्क्वायर है, ये साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को यानी इलेक्ट्रॉन की त्रिविम पोजीशन को बताने में सक्षम होता है। तो उस समीकरण को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमको रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन में जो d है, फंक्शन d है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। d = डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब हिंदी में वितरण फलन, क्या कहते हैं इसको, वितरण फलन। तो वितरण फलन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस वैल्यू यानी वितरण फलन और परमाणु की त्रिज्या r के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये वितरण फलन ऊपर इस साइड में और त्रिज्या हम किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में। तो त्रिज्या पहले हम लेते हैं 0.5 एंगस्ट्रॉम, फिर 1.0 एंगस्ट्रॉम यानी 1.5 एंगस्ट्रॉम, 2.0 इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। पहले तो ये क्या कह रहा है, ये जब इस वैल्यू पे आप होंगे तो ये देख रहे हैं कि 0.5 से कुछ ज़्यादा यानी 0.5 to 9 पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है। फिर जो आगे बढ़ेंगे त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना फिर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और इसके बाद फिर नया शुरू होगा तो फिर उसकी संभावना बढ़ती जाएगी, फिर संभावना कम पड़ेगी। इस तरह से वेव फंक्शन हमको दिखेगा। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करें अगर एटम पे तो हम क्या देखते हैं कि ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक के बाद रेडियस, ये हमने रेडियस मान ली है कितने, 0.529 एंगस्ट्रॉम।
तो नाभिक से ये हम देखते हैं कि नाभिक से दूरी जो जो बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ती जाती है। फिर एक निश्चित दूरी पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। और फिर यहाँ के बाद फिर ये देखते हैं अधिकतम के बाद अधिकतम में फिर घटने लगती है प्रायिकता और एक स्थिति आती है, फिर प्रायिकता शून्य हो जाती है। शून्य होने के बाद फिर प्रायिकता आगे बढ़ेगी। तो इसके बाद में ये देखते हैं कि फिर ये जो गैप है, ये गैप जो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है। यहाँ कहने का तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद संभावना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की फिर शुरू होती है और एक पोजीशन आती है, फिर हमको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो इस अवधारणा से जो बोर ने बताया था स्थायी कक्षाओं की अवधारणा की स्थायी कक्षा होती है, तो उसकी अवधारणा यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्योंकि पहला तो मैच करता है कि आपने जो बताया था कि कोणीय संवेग जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2π के बराबर होगा। तो यानी पहली कक्षा के लिए अगर n बराबर हम 1 रखें तो n बराबर 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ प्लांक नियतांक का मान रखें, यहाँ पाई का मान रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो ये बनेगी 0.59 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू है तो ये आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आया कि ये पहली बोहर की जो पहली कक्षा आपने बताई थी कि ये बोहर की क्या होगी, पहली कक्षा होगी। तो पहली कक्षा को तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके बाद में ये जो है गैप दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ये साई स्क्वायर यानी तरंग फलन का जो वर्ग है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे फिर से इस ग्राफ के माध्यम से कि फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आगे आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ से फिर प्रायिकता शुरू हो रही है। तो यहाँ से एक अवधारणा का जन्म हुआ, एक कॉन्सेप्ट का, कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक स्थायी कक्षा में नहीं रहते हैं। वो क्या होता है, वो उनके पाए जाने की संभावना घटती बढ़ती, यानी वो त्रिविम क्षेत्रों के रूप में व्यवस्थित हो। यहाँ भी हो सकते हैं, इस रीजन में हो सकते हैं, और इससे आगे फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, फिर वहाँ पाए जाने की उनकी संभावना हो सकती है। तो इस आधार पे जो है श्रोडिंगर ने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में नहीं होते हैं, यानी किसी स्थायी कक्षा में नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिविम क्षेत्रों में होते हैं। उन त्रिविम क्षेत्रों में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहाँ पे सर्वाधिक होती है, उन त्रिविम क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, उन त्रिविम क्षेत्रों को हम कहेंगे कक्षक। यहाँ यानी यहाँ से अवधारणा हमको मिली कक्षक क्या होते हैं। तो नाभिक के चारों ओर के वे त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के चारों के वे त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, कक्षक। फिर आगे इन्होंने बताया कि जो कक्षक हैं वो कई सारे कक्षक मिलके फिर उपकक्षा या उपकोष या उप ऊर्जा स्तर निर्माण करते हैं, फिर कई सारे उप ऊर्जा स्तर फिर क्या करके कक्षा का निर्माण करते हैं, यानी मुख्य ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किस चीज़ का अध्ययन करता है, जो गतिशील सूक्ष्म कण हैं तो उनकी गति का अध्ययन करता है। और इसमें ये बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में गति करता है तो वो तरंग गति करता है, और जो उस तरंग का आयाम होता है वो क्या कहलाता है, तरंग फलन साई कहलाता है। तरंग फलन जो साई होता है, तो साई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है, और इलेक्ट्रॉन जिन त्रिविम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या जिन त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जिन त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं त्रिविम क्षेत्रों में यानी इन्हीं कक्षकों में पाए जाते हैं। ये है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो ये मॉडल यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम आगे जानेंगे कि आधुनिक परमाणु मॉडल क्या होता है, यानी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या है वो जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।